सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, कल हम पढ़ रहे थे आइसोलेबल एनालॉजी में कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसी का कंटिन्यू करेंगे उस पार्ट को। कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो थोड़ा सा बीच में ही रुक गया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इसको मैं आपका लेक्चर नंबर 13 के पार्ट 2 दे दिया इसको मैं। ठीक, वैसे तो है ये लेक्चर नंबर 14, लेकिन ये 13 का ही पार्ट है। ठीक है, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो कल मैं आपको बहुत कुछ डिस्कस करा चुका था कि आइसोलेबल कॉन्सेप्ट होता क्या है, कैसे आप ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स और इनऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स को आइसोलेबल के पैरामीटर्स में जोड़ते हैं, कैसे वो एक दूसरे के आइसोलेबल फ्रेगमेंट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट था आपका कैसे जो है इनको एक्सटेंशन किया गया, जो टू डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन कोड्स हैं आपके, इनके जो आपकी प्रॉपर्टीज को लेकर के, आइसोलेबल कॉन्सेप्ट को लेकर के इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया। अब सिर्फ न्यूट्रल को ना लेकर के कभी चार्ज को, तो कभी हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स को ना लेकर के और डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, इन सभी को चेंज कर करके फिर से आपके जो इसके आइसोलेबल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया गया, जिससे इसके एप्लीकेशन पोर्शन में काफी जो है इन्हेंसमेंट हुआ। तो फर्स्ट सेकेंड को तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका था कल, लेकिन हम थोड़ा सा वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ द एनालॉग में फर्स्ट जो आपका एक्सटेंशन था उसको देखते हैं। तो सबको पता था कि कल बात कर रहे थे, तो उसमें जनरली उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को बैलेंस करो, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करो, इन टर्म्स ऑफ कार्बन, इन टर्म्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, इसको डिस्कस करो। अब जो है क्या करना है अपने को, उसको चार्ज स्पीसीज, कार्बोनिल लिगेंड को छोड़ करके और अदर लिगेंड्स और आपके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को छोड़ करके और भी डिफरेंट जो ज्योमेट्रीज होंगे, उन सब में हमको अब आइसोलेबल रिलेशनशिप चेक करना है। अब हम सिर्फ बात सीओ की नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ बात आपके न्यूट्रल फ्रेगमेंट्स की नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ बात ऑक्टाहेड्रल की नहीं करेंगे, अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स को भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है, कल हम बात कर रहे थे, इसको हम डिस्कस कर चुके थे, थोड़ा सा देखते हैं इसको कि the isolable definition may be extended to the isoelectronic fragment having same coordination number। और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम को बोलने का मतलब मेरा स्टेप नंबर फर्स्ट, जिसमें क्या करते थे अपन, कोऑर्डिनेशन नंबर को 2 कम रखते थे। अगर आपका स्टैंडर्ड क्या हो, 6 लिया हो, तो 6 के लिए 4, दैट इज Ml6 के लिए CH4। तो वैसे ही आपके कुछ जैसे कि एग्जांपल्स हैं, हम समझते हैं कि अगर ये MnCO5 है, तो देखो यहाँ पर ये जो है, अब ऑक्टाहेड्रल की बात नहीं हो रही है, अब ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को भी छोड़ करके अब हम पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है, ये अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो तो ये जो मैग्नीज का 7, कार्बोनिल का 5 कार्बोनिल है तो 10, दैट इज 17 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट्स। तो 17 जो है कोऑर्डिनेटिवली अगर बात करें तो इसमें 5 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो 6 को आप रेस्पेक्ट लो स्टैंडर्ड, तो 6 के लिए आपका CH4, तो 5 के लिए आपका 3 CH3। इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप क्या करें, बैलेंस करें, तो कार्बन में 4 और 3 और सॉरी कॉल आगे, हाँ, और 3 जो है आपका हाइड्रोजन का, दैट इज 4 3 7, तो ये हो गया आपका 7 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट्स। ठीक है भाई, वैसे ही अब अगर हम इसको ध्यान दें, तो ये Mn वाले ग्रुप का, दैट इज टेक्नीशियम, ठीक है, और रेनियम, तो ये Re जो है सेम ऐसे ही ReCO5 भी इस CH3 का आइसोलेबल होगा। सभी 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, ये भी आपके 7 के साथ क्या होंगे, आइसोलेबल होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर बैलेंस्ड है, 5 के लिए 3 है। लेकिन जब मैग्नीज वाले ग्रुप को छोड़कर के कोई दूसरे वाला ग्रुप लेते हैं,
तो देखिए CH3 के साथ आइसोलेबल होने के लिए Fe को अगर वो पेंटा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये 5 से तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या हो गया 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो बैलेंस है। इलेक्ट्रॉन्स जो है टोटल कितने होते हैं, आयरन के पास जो है 8 और कार्बोनिल का 10, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन होता। और चूंकि 18 है और इसको आइसोलेबल होने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 करने थे। अगर उसको 17 से 7 करना था तो इसको हम पहले भी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। जो नए हैं वो लोग पिछले लेक्चर में अगर जाएंगे तो इन सब चीजों को देख सकते हैं, यूट्यूब में वो अपलोडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक प्लस चार्ज दिख रहा होगा और वो प्लस चार्ज किसके लिए है, 18 से 17 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट में उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, CH3 का आइसोलेबल होगा। वैसे अगर क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम के पास तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और 10 आपके कार्बोनिल के कारण, तो अभी भी टोटल 16 हो रहे हैं और 16 से मेरे को 17 करने के लिए इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये माइनस चार्ज वाला स्पीसीज जो है वो भी आइसोलेबल के कॉन्सेप्ट में अलाउ हो सकता है, प्लस चार्ज वाला स्पीसीज को भी हम आइसोलेबल कॉन्सेप्ट में अलाउ कर सकते हैं। तो अब बात सिर्फ न्यूट्रल की नहीं रह गई, अब चार्ज स्पीसीज भी आइसोलेबल कॉन्सेप्ट में आपके जो आइसोलेबल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो बात हुई जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज हो। अब बात करते हैं जब आपके डिफरेंट आपके ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स में चार्जेस हो। तो जैसे कि अगर आपको आइसोलेबल में कन्वर्ट करना है तो वहां पर आपको करना कुछ नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन्स की बारी आए कि इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करो तो इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका अभी हम देखें कि MnCO5 आइसोलेबल था CH3 के, तो ये तो न्यूट्रल है। यहां पर अगर हम बात करें तो ये आपका MoCO5, ये क्रोमियम के ग्रुप का करोड़ों मोबाइल वाला, ठीक है, ये जब पेंटा कोऑर्डिनेटेड क्या बने हैं, कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, तो इस 4 के रेस्पेक्ट में इस 5 के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 3, ठीक है, यहाँ तक तो बात अच्छी है। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकंड स्टेट की इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने की, तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनके वैलेंस शेल में है आपके 6 और 10 आपके कितने होते हैं कार्बोनिल के, एक कार्बोनिल का 2, 5 कार्बोनिल है तो 10। तो यहाँ पर ये 16 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट जो है इसके आइसोलेबल होने के लिए इस कार्बन के फ्रेगमेंट्स को 6 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। और पहले ही हम यहाँ पर देखो इसको 5 को बैलेंस करने के लिए 3 हाइड्रोजन ले चुके हैं, तो हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं परफेक्ट क्या बनाने का, परफेक्ट आइसोलेबल बनाने का। तो उसके लिए आपको अगर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो न्यूट्रल कंडीशन में 4 + 3 दैट इज 7 होगा। तो 7 वाला तो इसके साथ आइसोलेबल नहीं होगा इस कंडीशन में, तो यहाँ पर ये जो है एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर दीजिए कार्बन से, तो CH3+ फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट आइसोलेबल के जैसे यहाँ पर इसके साथ ये बिहेव करेगा। ठीक है, वैसे ही अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो यहाँ पर जब ये FeCO5 होगा या आयरन का जो ग्रुप होगा फिर उठा ओसामा वाला, तो यहाँ पर ये CO5 पेंटा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ पर 5 कोऑर्डिनेशन के लिए 3 कोऑर्डिनेशन नंबर हम क्या लिए, हाइड्रोजन का, दैट इज कार्बन के लिए 3 कोऑर्डिनेशन से हाइड्रोजन को जोड़ दिए। अब हमको 18 के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए यहाँ पर तो 4 तो इसका था कार्बन का और 3 हाइड्रोजन का, तो टोटल 7 ही हो रहे थे। तो इसके लिए हमको यहाँ पर 8 करने के लिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ गया, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके भी वो आइसोलेबल फ्रेगमेंट्स में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। दैट इज इलेक्ट्रॉन का एडिशन, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल भी इन्वॉल्व हो सकता है आपके
इस आइसोलोबल कॉन्सेप्ट में। ठीक है भाई, इसका वॉइस अभी वॉइस को वो करिए, वॉइस और वीडियो ऑफ करिए। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, बात करते हैं APCO5। ये तो इन सबको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक नए लेक्चर में एक सही तो उसी सेम टॉपिक से शुरुआत करने के लिए तो मैं थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ। तो APCO5 जो है, देखो यहाँ पर ये आइसोलोबल है CH3 माइनस के साथ। तो ये एक्चुअल में अगर हम इसको मैं अगर समझाऊं तो ये CH3 ये माइनस होगा, तो ये Ml5 है। Ml5 में कैसा Ml5 है, ये मेटल जो है आपका Fe वाले ग्रुप का। और अगर ये CO5 है तो यहाँ पर ये जो है फील्ड 18 इलेक्ट्रॉन रूप रखते हैं, फील्ड आपका इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे यहाँ पर। तो ये CH3 भी एक लोब खाली तो रख रहा है, दैट इज खाली इन द सेंस की एक बॉन्डिंग के लिए इसके पास लोब अवेलेबल तो है, लेकिन वो क्या हो गया है आपके फील्ड है। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो ये जो है आइसोलोबल है सेम लोब रखने के कारण यहाँ पर, और उनके लोब में जो अरेंजमेंट है वो भी सेम टाइप का है। तो APCO5 is isolobal with CH3 minus because both have filled electron cells and both are one vertex short of the parent polyhedron। यहाँ पर एक आपका वर्टेक्स जो है शॉर्ट है बॉन्डिंग के लिए, यहाँ पर ये बॉन्डिंग दोनों कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि APCO5 जो है वो आइसोलोबल नहीं होगा CH4 के, that is APCO5 and CH4 are not isolable because यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में कोई सोचता है तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में तो बढ़िया इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस्ड है, और इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है तो ये तो आइसोलोबल होनी चाहिए, लेकिन ये आइसोलोबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि APCO5 तो इस तरह का लोब रखता है, इसके पास एक जो है वर्टेक्स से शॉर्ट है बॉन्डिंग के लिए, लेकिन जब CH4 बनता है तो CH4 जब बनेगा तो यहाँ पर ये जो है कंप्लीट सभी तरह से हाइड्रोजन से जुड़ चुका है, इसके पास कोई खाली जो है हाइड्रोजन या खाली जो है बॉन्डिंग साइट नहीं बचा है। तो खाली जब बॉन्डिंग साइट नहीं बचा है तो ये सेम लोब तो बिल्कुल नहीं रख रहे हैं, दैट इज दीज आर नॉट आइसोलोबल टू ईच अदर। हाँ, लेकिन यही APCO5 जो है CH3 माइनस के साथ आइसोलोबल बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। हाँ, ये रीजन आपको बता दिया कि दोनों जो है फील्ड इलेक्ट्रॉन से दैट इज 18 और 8 इलेक्ट्रॉन तो रखते हैं, बट CH4 जो है सभी तरह से जो है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो चुका है, लेकिन यहाँ पर APCO5 में एक खाली वर्टेक्स जो होता है जो कि आपका वहां पर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। समझ आया ये? सर ये वाला जो है इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे भी देख सकते हैं? नहीं 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 कि 5 के लिए 3? नहीं 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 नहीं, वो क्यों अगर कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे देखोगे ना, तुम्हारा जो है आधा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। प्रीवियस ईयर पेपर में तुम अटक जाओगे कि अरे यार सर यहाँ पर तो कोऑर्डिनेशन नंबर को तो बैलेंस ही नहीं किया, बहुत सारे में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म पे देख लिया है। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म पे अगर देखना सीख गए तो तुम बोलोगे कि सर कोई पहले से ही इलेक्ट्रॉन देख लेगा, हाँ ये 18 तो ये अरे ये आइसोलोबल है, तुरंत ठीक करो, क्योंकि कई बार तो सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बेस पर पूछ देता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तो बैलेंस है। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको ध्यान थोड़ा सा यहाँ पर वो कर रहा हूँ, मतलब हाँ इसको नोटिस करना है करके बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे प्रीवियस ईयर आएगा ना तो वहाँ पर दिखाऊंगा कि देखो यहाँ पर कुछ कुछ से कैसे रिलेशन है। तो आपको एकदम रिजिड नहीं होना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर और आपके इलेक्ट्रॉन्स दोनों हर बार सेम हो। जब दोनों अच्छे मतलब सेम हो, दोनों बैलेंस्ड हो, तो उसके लिए आप बोलेंगे कि ये परफेक्ट आइसोलोबल है, इतना बोल सकते हो भाई कि ये तुम परफेक्ट हो, है ना? यस सर।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड में, अदर टू इलेक्ट्रॉन्स डोनर आर ट्रीटेड सिमिलरली टू CO। सिंपल सा है, सिर्फ कार्बोनिल लिगेंड की बात नहीं करते, अब कुछ और लिगेंड्स की बात कर लेते हैं। तो CO का काम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन देना। तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले किसी और डोनर को ले लो तो भी वो आइसोलोबल कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ये MnCO5। अब MnCO5 चारों तरफ से यहाँ पर 5 कोऑर्डिनेट CO से जुड़ा हुआ है, उसके साथ साथ ये अभी भी एक जो है आपका फील्ड ऑर्बिटल रखता है। अभी पीछे देखें हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। तो ये CO को अगर मैं हटा दूं, 2 इलेक्ट्रॉन CO देता है, 2 इलेक्ट्रॉन फास्फीन भी देता है, ट्राइएल्काइल फास्फीन। तो यहाँ पर ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, कोई बात नहीं। तो 5 कार्बोनिल को रिप्लेस कर दो तो अभी भी तो इसके पास वही लोग होगा। तो जो जिसके कारण ये जो है आपका आइसोलोबल बिहेवियर शो कर रहा था वो तो अभी भी मेंटेन है। मैग्नीज MnCO5 5 माइनस, तो भैया क्या तुम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर यहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सॉरी 18 बोलता हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 17। यस सर। 17 इलेक्ट्रॉन्स है, बिल्कुल। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, ये आपको कम कर लेना ना, मैं इसको F ही समझ के सीधा डायरेक्ट यहाँ पर फिल कर रहा था। हाँ ये मैग्नीज है तो ये यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड होगा, यहाँ भी अनपेयर्ड होगा आपका। तो यहाँ भी अगर आप काउंट करते हैं तो कितना होगा भाई? ये भी 17 होगा क्या? यहाँ भी 17 होगा क्या? बिल्कुल। और ये भी आपका क्या होगा? 7। तो देखो हम अभी तक ये पढ़ते आ रहे थे कि MnCO5 जो है वो आइसोलोबल है CH3 के, ठीक है। इसको तो पढ़ के आए थे अभी पीछे साइड में, क्योंकि 17 5 के लिए 3 कोऑर्डिनेशन नंबर और 17 के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स, अच्छी बात है। तो सिर्फ MnCO5 कार्बोनिल वाला बस आइसोलोबल नहीं होगा CH3 के लिए, ये MnNCr वो भी आपका जो है क्या है आइसोलोबल होगा इसके लिए। MnCl5 5 माइनस भी आइसोलोबल है और MnPr5 5 माइनस भी आइसोलोबल है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अरे भैया CO लिगेंड हो चाहे कोई भी लिगेंड हो, 5 लिगेंड के लिए मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कम करके बैलेंस कर दो तो 5 से 3 हो गया, और जब 5 से ये 3 हो जाएगा तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर बैलेंस्ड है। अब इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं तो सभी में 17 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर 17 के रेस्पेक्ट में 10 कम, 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट में, तो यहाँ पर ये तो आइसोलोबल है, तो सिर्फ CO के साथ आइसोलोबल न होकर के ये सभी एक दूसरे के आइसोलोबल हैं। क्लियर है? तो ये था आपका थर्ड नंबर का एक्सटेंशन। फोर्थ नंबर क्या बोलता है? फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, ठीक है, लेकिन ये आइसोलोबल में ना पूछ करके और कहीं कहीं पर पूछ देता है। जैसे कि एक eta5C5H5 है, सपोज आप सबको पता होगा कि C5H5 ये लीजिए, ये किसी मेटल से जुड़ा है eta5 से, और ये eta6 दैट इज बेंजीन ही तो है, C6H6 जो है बेंजीन ही तो है। तो आप बोलोगे कि सर ये तो एक ही तो लिगेंड जुड़ा है, सपोज मान लो कि ना, सपोज मान लो कि ये eta6 से ऐसे जुड़ा है, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो एक ही लिगेंड है ना, ये बेंजीन लिगेंड है, और एक ही eta5 एक ही CP लिगेंड है, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर तो मेरे को 1 लेना चाहिए क्योंकि एक ही लिगेंड है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको eta5C5H5 दैट इज CP साइक्लोपेंटेडाइनिल रिंग को और बेंजीन को आपको क्या लेना है, 3 कोऑर्डिनेटेड साइड,
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लेना है, एक बेंजीन के लिए 3 कोऑर्डिनेशन नंबर लेना है और एक आपका सीपी के लिए 3 कोऑर्डिनेशन नंबर लेना है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने काउंट करने हैं बैलेंस करने के टाइम, तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसको भी बोलना है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको भी बोलना है ये 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। समझ आ रहा है क्या भाई? अरे क्लियर है? ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या चीज? क्यों सर, कैसे? मतलब 6 इलेक्ट्रॉन 5 है तब भी। देखो अल्टीमेटली जब तुम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो, जैसे कि यहाँ पर मान लो कि ये Mn के साथ चलो Cp जुड़ा हुआ है, ये लो, तो वो ये बोल रहा है कि जब Mn और Cp जब जुड़ा है, ईटा 5 के साथ जुड़ा है, तो जब जनरली तुम न्यूट्रल एटम कॉन्सेप्ट पे जाते हो, तो न्यूट्रल एटम कॉन्सेप्ट में जाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब तुम काउंट करते हो, 18 इलेक्ट्रॉन जब तुम काउंट करते हो, तो Cp का ईटा 5 के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लेते हो कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पर Yes, sir. तो यहाँ पर तुमको वो गलती नहीं करना है, क्योंकि वो गलती तुम यहाँ पर करोगे तो तुम्हारा ये जो आइसोलोबल का कॉन्सेप्ट है वो गलत हो जाएगा। ये कहना है मेरा कि Cp को तुमको कितना इलेक्ट्रॉन लेना है, 6 इलेक्ट्रॉन देने वाला मानना है, कब? जब आइसोलोबल में बात करोगे। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मानना है तुमको? 3 मानना है। तो अगर MnCp के लिए अगर मैं कोई दूसरा देखूं तो बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मानना बोल रहा हूं मैं? 3। तो 3 के लिए 2 कम करोगे तो कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जोड़ना है? एक। तो ये CH होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करोगे तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन मत काउंट करना बल्कि 6 करना। तो यहाँ पर ये कितना होगा भाई? मैग्नीज का कितना होता है? 7 और एक Cp का 6, दैट इज कितना हो गया? 13। तो 13 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ यहाँ पर ये तो अकेले ही क्या देता है? 4, और 4 और 1 5। तो 3 करने के लिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगाना पड़ेगा? +2। समझ आया? और अगर यहीं पर आप तुम इसको 5 इलेक्ट्रॉन ले लेते तो 5 इलेक्ट्रॉन ले लेते तो 12 हो जाता, और 12 के लिए तुम 2 करते और +3 लगा देते और आपका आंसर जो है गलत हो जाता। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब आइसोलोबल में ईटा 6 और ईटा 5 वाले Cp हो तो उस दोनों को ही 6 इलेक्ट्रॉन वाला लिगेंड मानना है और 3 उसका कोऑर्डिनेशन साइट लेना है। समझ आया? एक Cp और एक बेंजीन के लिए 3 कोऑर्डिनेशन, तुमको ये मानना है कि 3 तरफ से वो जुड़ा हुआ है। समझ आया? यस सर। देखिए एग्जांपल, यहाँ पर FeCO2 और एक ईटा 5C5H5 जुड़ा हुआ है, और जब मैग्नीज हुआ तो ये CO2 देखो अभी भी कार्बोनिल 2 है, लेकिन ये ईटा 6C6H6 से जुड़ा हुआ है। इसको आइसोलोबल बोल रहा है वो FeCO5 प्लस के और MnCO5 5 के। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले तो इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं कि 17 है कि नहीं। तो इसको तो सबको पता होगा कि ये बार बार काउंट हो रहा है, ये 17 ही है। और मैग्नीज से एक, सब तो सेम है, मैग्नीज के जगह में कौन आ गया? आयरन, और आयरन आता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आता है, तो 18 हो जाएगा, और 18 को 17 करने के लिए यहाँ पर प्लस चार्ज लगा दिया गया। अरे समझ आया क्या? ठीक है। यस सर। अब इस इधर देखते हैं, आयरन का 8, कार्बोनिल का 2, कार्बोनिल का 4। अब बताओ 8 4 12 हो गए। अब 17 करने के लिए कितना? 5। 5। वेरी गुड। ठीक, इसमें आओ, MnCO5 ये तो कितने हो गए? 7 और 4 11, और इसको 17 करने के लिए कितने?
6। 6। तो ये तो बात हुई किसकी, इलेक्ट्रॉन्स काउंट की। सर तो यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर मिसमैच हो गया, ये eta5C5 को इलेक्ट्रॉन काउंट में, लेकिन हाँ ये मेरा वर्ड नहीं है ना, ये जो eta5C5 को 6 इलेक्ट्रॉन काउंट करना चाहिए, मेरा वर्ड नहीं है, ये आपके मिसलर एंटायर में एज इट इज ऐसे लिखा है कि लिगेंड eta5C5H5 एंड eta6 जो है उसको आपको 3 कोऑर्डिनेशन साइट आपको क्या करने हैं और 6 इलेक्ट्रॉन इसको डोनर मानने। हाँ ये हो सकता है भाई कि ये जो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में अगर बोल रहा होगा, और हम किस में देख रहे हैं, न्यूट्रल एटम मेथड में, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है। बाकी हाँ इसको गलत मत बोलना क्योंकि ये आपके मिसलर एंटायर का एज इट इज लाइन है, ठीक है। यस सर। ठीक, हाँ ये हो सकता है जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट में बोल दिया होगा, और जो मैं एग्जांपल यहाँ पर उठाया हूँ उसको हम न्यूट्रल एटम मेथड में यहाँ पर शायद उसको काउंट कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो ये तो बात हुई, चलो किसकी बात हुई, क्या बोलते हैं उसको, और नंबर की बात होती है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर की बात होती है। चलो एक बार ये ट्राई कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर, एक्चुअली मेन क्या है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो तुम काउंट कर लोगे अल्टीमेटली, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंट करना तो सबको आता है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन इसमें कार्बोनिल सिर्फ 2 है, इसको आइसोलोबल बोल रहा है। कितने लेकर के लेगा इसको, कितना बच गया, 3 बच गया, 2 तो है, तो इसको भी 3 कोऑर्डिनेटेड माना है, इसको भी 3 कोऑर्डिनेटेड माना है, और फिर इसको 3 मान करके 2 कार्बोनिल के साथ मिला करके 5, तो यहाँ भी आपका 5 है और यहाँ भी आपका 5 है। इस तरह से आपको ध्यान देना है कि कोऑर्डिनेशन साइट को आपको क्या लेना है, 3 लेना है इसके लिए। सॉरी ये जो बता रहा था, ये जो लिखा है इसको चेक कर लेना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में, ठीक है। आपको 5 लेना है, इसको 5 ही इलेक्ट्रॉन काउंट करना है न्यूट्रल एटम मेथड में। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी कि आपको जब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है तो उसमें कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं लेना है, न्यूट्रल एटम मेथड में जब काउंट करेगा तो वहां पर eta5 को 5 ही लेना, eta6 को 6 ही लेना। हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर को थोड़ा सा देख लेना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लेना है, आपको 3 लेना है, ठीक है। तो जो मैं एग्जांपल आपको अभी बता रहा था उसमें चेंजेस आएंगे ना, वो गलत बन गया था, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो 16 इलेक्ट्रॉन, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ही होना चाहिए। तो देखिए इसका 3 और इसका 2, इसका भी 3 इसका 2, सिर्फ अंतर क्या हो गया कि अगर ये 17 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट के साथ आइसोलोबल था, अगर 16 के साथ करना है तो क्या होगा ये, तो यहाँ पर क्रोमियम का देखो कितना है 6 और 10 ये 16, तो मैग्नीज होगा तो ये टोटल 17 होता इस कंडीशन में, लेकिन एक चार्ज लग गया है तो 16। तो वैसे ही इनमें भी क्या कितने होने चाहिए, 16 ही होने चाहिए। तो हाँ आप काउंट करके देख सकते हैं, आप इसको 5 लेकर के और इसको 6 लेकर के हो जाएगा। मैग्नीज का 7 और 4 कितना हो गया आपका 11, 11 और 5 16, और क्रोमियम का 6 और 4 कितना होता है आपको 10, और 10 और 6 16। तो ये आपका अब आप करेक्ट कर सकते हैं, गलती सिर्फ यही हुई थी कि अभी इसको 6 ले रहे थे, इसको 5 ले लेना और इसको 6 ले लेना, मतलब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपका पुराना कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर लेना। ये थी आपकी 4 नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट है 5th नंबर जो है, यहाँ से थोड़ा सा आपका एक्सेप्शन चालू हो जाता है, ध्यान देना थोड़ा सा। ऑक्टाहेड्रल फ्रेगमेंट्स जिसका फार्मूला हम मान रहे हैं MlN है, जहां पर मेटल का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा d ऑर्बिटल में
वो DX कॉन्फ़िगरेशन है, उसको आइसोलोबल बोलता है स्क्वायर प्लेनर फ्रेगमेंट्स ऑफ फार्मूला MLN-2, मतलब जितने लिगेंड यहाँ पर होंगे ऑक्टाहेड्रल में उससे 2 कम होंगे स्क्वायर प्लेनर में, जहां पर मेटल के D इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 ज्यादा होगा ऑक्टाहेड्रल वाले मेटल से। तो लिगेंड में 2 कम लिगेंड लेकिन D इलेक्ट्रॉन्स 2 ज्यादा होंगे, और यहाँ पर L जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए, तो वो एक दूसरे के साथ आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स की तरह बिहेव करेंगे। एग्जाम्पल देखना, MLN और MLN-2, ये आपका अगर मान लो CrCO5 है तो 5 यहाँ पर क्या है, लिगेंड है, 2 कम करो -2, आपकी 3 लिगेंड है क्लोरीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट तो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन अगर हम सिर्फ क्या करें d ऑर्बिटल्स की बात करें, क्योंकि दोनों में H2 तो होगा, ठीक है, d ऑर्बिटल्स की बात करें तो यहाँ पर ये जो है क्रोमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, D4H2 होंगे। होता क्या है, कार्बोनिल जो है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण आपका जो है ये पेयर कर देता है, दैट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये जो है पूरे इलेक्ट्रॉन जो है D6 फॉर्म में इंटर कर जाते हैं, d ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, ये सब आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर D6 इलेक्ट्रॉन, अरे क्रोमियम के लिए हम 6 इलेक्ट्रॉन ही तो काउंट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लैटिनम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लिखा है यहाँ पर, 8। 8, ठीक है, और ये 8 इसलिए दिखाया है क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो भैया ये तो आपका आयरन हो गया, आयरन के बाद कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट के बाद निकिल, और निकिल वाले सीरीज में क्या आता है, प्लैटिनम। अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन शो करूं, काउंट करूं, तो ये D6, D7 और ये D8, और इसको D8 बोलने का मतलब ये है क्योंकि इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई, यहाँ पर क्रोमियम न्यूट्रल था, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। समझ आ रहा है क्या भाई? यस सर। और ये क्लोरीन के एक क्लोरीन में -1 होता है, 3 क्लोरीन में 3 माइनस, तो ऑब्वियसली इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 1 माइनस है, मतलब 2 माइनस जो है इसके 2 प्लस को न्यूट्रल कर दिया। दैट इज यहाँ पर प्लैटिनम जो है 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हेक्सा को ऑक्टाहेड्रल फ्रेगमेंट्स में जो अगर मैं ये मान लूं कि ऑक्टाहेड्रल फ्रेगमेंट्स के रेस्पेक्ट में अगर कोई CrCO5 पेंटा कोऑर्डिनेटेड को मैं लिया हूं तो वहां पर जो जितने इलेक्ट्रॉन इसके D में हैं उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स DX+2 कॉन्फ़िगरेशन स्क्वायर प्लेनर में है, ठीक। तो उस कंडीशन में ये दोनों जो हैं आइसोलोबल होंगे। अब चलो अपन काउंट करते हैं, एक नॉर्मल न्यूट्रल एटम मेथड से काउंट करते हैं, इन सब चीजों को भूलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, 6 और 10 कितने हो गए, 16। अब प्लेटिनम में हम न्यूट्रल एटम मेथड से जानते हैं सीधा, हम ऑक्सीडेशन में कुछ नहीं देखते, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेटिनम में, 10, और क्लोरीन में 1 माइनस, तो यूनिवैलेंट लेकर के 3 और 1 4। समझ आया क्या? तो कितने हो गए, 10 और 3 13 और 1 14। ध्यान देना,
तो देखो इस 16 वाले को इस 14 वाले के साथ आइसोलोबल बोल रहा है। भाई अगर मेरे को कोई अगर काउंट करवाएगा तो ऐसे ही तो काउंट करूंगा मैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल कितने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है PtCl3 माइनस में, इसका जो है आप क्या करिए, चेक करिए कि ये कौन से En को फॉलो करता है। 16 को फॉलो करता है कि 17 को फॉलो करता है। तो एक नॉर्मल काउंट में, क्योंकि वहां पास मेरे को इतनी आसानी से कैसे याद आएगा कि ये जो है आपका क्या है, ये वाला 5th एक्सटेंशन वाला कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा है। तो आपको इन सबको ध्यान देना है, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये आने वाला है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, अभी देखो इसमें जो है 16 इलेक्ट्रॉन स्थित होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे और इसमें कम हो जाएंगे। तो ये एज्यूम किया जाता है कि वहां पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट करते होंगे, और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट करते होंगे मतलब बाकी ऑर्बिटल्स या बाकी जो लोब्स हैं इनके साथ सेम लोब की तरह बिहेव करते होंगे। दैट इज ये एक दूसरे के आइसोलोबल भी बिहेव करते हैं। तो सबसे अगर क्वेश्चन आने के चांसेस अगर अब पूछे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछ चुका है सिंपल वाला आइसोलोबल एनालॉजी से, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो अब आपका जो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कुछ साल में आने वाला है वो यही जो उटपुटान टाइप के कॉन्सेप्ट हैं, वो उटपुटान टाइप के जो एक्सटेंशंस हैं वहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये सभी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको माइंड में रखना है। FeCO4 इसके लिए सीधा इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो आयरन के पास 8 और 8 और 8 16, और प्लेटिनम के लिए करो तो 10 और 10, और ये आपका न्यूट्रल है तो 2 है तो 2 दूनी 4 14। तो भैया अभी तक हम ये बताते आ रहे थे आपको शुरू से कि मान लेना कि चलो सपोज मान लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है बैलेंस नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस होने चाहिए, तब उसको क्या बोलना, आइसोलोबल। लेकिन यहाँ तो पूरा मामला ही गड़बड़ हो गया। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं हो रहे हैं, समझ रहे हो। और बुरी बात क्या है कि ये दोनों आपकी इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है, मेटल कॉम्प्लेक्स है, और इनमें जो है आपका क्या हो रहा है, ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है मतलब क्या कर रहे हैं, बैलेंस नहीं है, फिर भी ये क्या होते हैं, आइसोलोबल। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर एक ऑक्टाहेड्रल फ्रेगमेंट्स जिसमें dx क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, और Ln लिगेंड हो, लेकिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में 2 लिगेंड कम हो और d इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा हो, तो एक दूसरे के आइसोलोबल होंगे। समझ आया क्या। तो यहाँ पर क्या लिख लेना कॉन्सेप्ट, MLn dx is आइसोलोबल विथ सॉरी ये तो लिखा हुआ है, MLn तो लिखा हुआ है, आपका एक वर्ड और क्या लिखना है यहाँ पर, dx+2। तो ये आपका क्या बन गया, एक कॉन्सेप्ट। और मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि अब यही ऐसे क्वेश्चन की बारी आने वाली है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है सर, इसमें जब हम कार्बन और हाइड्रोजन के टर्म पे लिखेंगे तो यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन वाला लेंगे कि 14 इलेक्ट्रॉन वाला आइसोलोबल बनाने के लिए? मेरे ख्याल से तो उसको आप ऑक्टाहेड्रल के टर्म में लेना। क्यों? क्योंकि हम अभी तक क्या सीख रहे थे, ऑक्टाहेड्रल के टर्म में सीख रहे थे। यस। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के रेस्पेक्ट में हम 6 के रेस्पेक्ट में हम क्या ले रहे थे, उसको हम 4 ले रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे, जैसे कि एक ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। कौन, D6Ml5 ऑक्टाहेड्रल का और D8Ml3 स्क्वायर प्लेनर का। तो ये तो वही बात हो गई ना। अरे देखो, 2 माइनस लिगेंड में
दो माइनस लिगेंड मतलब वही स्क्वायर प्लेनर का लिगेंड दो कम, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं दो ज्यादा, D6 से D8, तो क्या होंगे एक दूसरे के आइसोटोप। जैसे कि ये जो आपका D8Ml4 होगा, यहाँ पर 8 से 10 हो गया, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में 4 लिगेंड थे, तो आपके स्क्वायर प्लेनर में 2 लिगेंड हो गए, तो भी ये क्या होंगे एक दूसरे के पैरेलल। ये एग्जांपल इसी के ही तो बात कर रहे थे। सपोज मान लो कि यहाँ पर CrCO5 है, ठीक है, और PtCl3 माइनस। चलो ये बात करते हैं, इसी को ही तो बात कर रहे थे कि देखो यहाँ पर ये D6 इलेक्ट्रॉन रखता है क्या आफ्टर पेयरिंग ड्यू टू लिगेंड, और ये यहाँ पर क्या रखता है D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो होता क्या है, इनमें जो है ना ये मेटल्स कितने लोगों से जुड़े हैं, 3, ये 3 और ये 5, इनका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो लोग खाली है इनका, वैसे ही लोग जो है इस CrCO5 के कंडीशन में जब यहाँ पर 3 है तो 3 के रेस्पेक्ट में 5, 6 है तो 6 के रेस्पेक्ट में 4, तो जो कॉन्सेप्ट हम ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट और कोऑर्डिनेशन ऑक्टाहेड्रल फ्रेगमेंट में हम देख रहे थे, कोऑर्डिनेशन संख्या को बैलेंस करने के लिए, हम यहाँ भी वैसे कुछ अप्लाई कर सकते हैं यहाँ करने के लिए। होता क्या है कि इस कंडीशन में इसके पास जैसा लोग होता है वैसे ही लोग इसके पास भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसकी सिमेट्री, शेप एंड एनर्जीज आर अप्रोक्सीमेटली सेम, दैट्स व्हाई दे कनेक्ट एज आइसोलोबल पेयर। जहां पर ये CrCO5 बॉन्डिंग बना सकता है, वहां पर PtCl3 माइनस बॉन्डिंग बना सकता है। समझ आया क्या भाई? देखिए इन सभी चीजों को मैं लिख दिया हूं, यहाँ पर इसके पास भी एक इम्पटी लोब होता है, ठीक है, और यहाँ पर भी इसके पास भी कंपेरेबल टू दी LUMO मतलब वही तो बात हुई, लो ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपका रीजन होता है इसके एक दूसरे के आइसोलेबल होने के लिए। तो वो एकदम से आप दिमाग में हटा दो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बैलेंस होंगे तो आपका आइसोलेबल कॉन्सेप्ट आएगा। अभी हो क्या रहा है, आपके क्वेश्चंस वहीं से बन रहे हैं, तो वहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वही पढ़ रहे हो आप, लेकिन कॉन्सेप्ट उसके पीछे का क्या है, उसमें कितने तरह से एक्सटेंशन हो चुके हैं, उन सभी को आपको ध्यान देना है, क्योंकि अब बारी इन सब की है। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए ये जो आपके D8Ml3 फ्रेगमेंट जैसे कि PtCl3 माइनस है, ये आइसोलोबल है CrCO5 के, और इसी के जैसे, जरूरी नहीं कि CrCO5 हो, इसी के जैसे जो आपके D6 और आपके 5 लिगेंड रखे, उसके साथ भी जो आपका इम्पटी लोब प्रोवाइड करा है, जैसे PtCl3 माइनस एक इम्पटी लोब प्रोवाइड करा है, वैसे अगर कोई दूसरा इसी कंडीशंस को फॉलो करते हुए वहां पर कोई मेटल कॉम्प्लेक्स आता है, तो वो भी उसके साथ आइसोलोबल बिहेवियर शो करेगा। जैसे कि क्रोमियम सीरीज का कौन होता है, मोलिब्डेनम टंगस्टन, तो WCO5 और आपका मोलिब्डेनम CO5, ये सभी भी क्या हो सकते हैं इसके साथ आइसोलोबल रिलेशन शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एक्सटेंशन। अब देखिए यहाँ पर एक D8Ml2 है, जैसे कि एक PtPr2 इसमें होता है, आप देख लीजिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखे होंगे तो वहां पर ये जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो उस कंडीशन के लिए होता क्या है, सपोज मान लो कि ये जो है आपका D8 है और H2 है, तो अगर इस लिगेंड के प्रेजेंस में अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अगर बनाता है, तो सपोज अगर ये कर लीजिए कि ये आपका
इसमें ऐड होकर के D10 कंडीशन रहेगी। या ये मान लीजिए कि सिंपल सा अगर मैं इन चीजों को अगर आप ध्यान देते हैं तो सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट सीखने के लिए अगर उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D10 है, तो ये जो है आपका जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा है किससे D8 PtCl2 से, उनको ये कंसीडर किया जाता है, जैसे मैं पिछले पहले भी बोला कि these electrons are considered to occupy 2 non-bonding hybrid orbitals, 2 non-bonding hybrid orbitals। क्योंकि हम क्या सीखते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को सेम रखो, इलेक्ट्रॉन्स को सेम रखो, तो ये बोल रहा है कि ठीक है इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो तुम ये मानो कि तुम्हारे जो 8 यूजफुल हैं वैसे भी इनके भी 8 यूजफुल हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपके नॉन बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल में माना जाता है, दैट इज वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। और हम आइसोलेबल कॉन्सेप्ट इसलिए सीख रहे हैं कि भैया उनके कौन कौन से किसके किसके लोब सेम है, जिसके थ्रू हम उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दें, उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दें। तो ये कुछ छोटे छोटे तरीके हैं, आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको चीजें और अच्छी सी रिफाइन होती जाएंगी और आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं, ये आपका ऑक्टाहेड्रल फ्रेगमेंट्स है। ऑक्टाहेड्रल फ्रेगमेंट्स में CrCO6 इसका एक ऑर्बिटल डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पर इससे कोई हम ज्यादा अभी ध्यान नहीं देंगे, इसको तो आप जनरली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि कैसे इसके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, किसमें लिगेंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें मेटल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें मेटालिक कैरेक्टर होता है, कौन सा ऑर्बिटल में लिगेंड कैरेक्टर होता है, तो उसमें अभी हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। यहाँ पर प्लैटिनम जो है उसका कितने, अगर मैं बोलूं कि कितने डी इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखिए भाई यहाँ पर Cl4, यहाँ पर CO6, अरे वही कौन से बैठ रहा है कि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में 6 तो यहाँ पर 4, दैट इज 2 कम। लिगेंड तो यहाँ पर L है, Ln, तो यहाँ पर Ln-2। इलेक्ट्रॉन्स देखो तो यहाँ पर ये D6 रखता होगा, ऐसे तो इसमें होगा, ठीक है। अब प्लेटिनम की अगर बात करें तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 ही तो है, तो ये भैया D8 ही तो है, तो वो कॉन्सेप्ट मैच कर रहा है क्या आप पर? कौन सा कॉन्सेप्ट कि D जो है स्क्वायर प्लेनर का 2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन D इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टाहेड्रल से, दैट इज Dx, और यहाँ पर Dx2। और मेटल्स के लिगेंड की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर MlN है तो यहाँ पर MlN-2 होने चाहिए। समझ आ रहा है अभी? अरे फॉलो हो रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो इन दोनों को क्या होना चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पर इनके पास भी कोई लोब नहीं दिख रहे होंगे, तो वैसे ही जब Ml4 कंडीशन में है तो इनके पास भी कोई लोब नहीं दिख रहे होंगे। लेकिन चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसी को CrCO5 में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ भी वही 6, अंतर सिर्फ यहाँ पर 5 से 3 हो गया, तो वहां भी तो 6 से 4 थे, तो यहाँ पर अभी भी D6 है, यहाँ पर अभी भी D8 है, मतलब वो कंडीशन दोनों फॉलो हो रहे हैं। और कंडीशन जब दोनों फॉलो हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि इसके पास अभी भी एक जो लोब है, इसका जो ल्यूमो है वहाँ पर एक बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर इसके पास एक लोब है, वैसे ही Ml3 कंडीशन में इसके पास भी एक लोब है। वैसे ही अगर बात करें और छोटा कर दें, इसको PtCl2 कर दें,
और न्यूट्रल कर दिया यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो अभी भी इसके पास जो D8 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी इसके पास D6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर अब ये ऑक्टाहेड्रल का जो CrCO4 हो गया, तो ऑक्टाहेड्रल का 2 साइड जो है बॉन्डिंग के लिए अभी भी छूट गया। तो वैसे ही स्क्वायर प्लेनर में 2 लिगेंड निकलने के बाद आपके यहाँ पर भी 2 साइड्स बॉन्डिंग के लिए 2 लोब्स अवेलेबल हो गए। देख लीजिए, समझ आया क्या भाई? तो इस कारण से ये सभी जो है इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए एक दूसरे के पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं। समझ आया क्या? तो बताओ यहाँ पर ये जिनके साथ बाइंड करेगा वैसे ही ये उनके साथ बाइंड कर सकता है क्या? तो ये तो आपके एक दूसरे के आइसोलोबल कंडीशंस को अप्लाई कर रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये थे आपके नेक्स्ट एक्सटेंशन PTPR32। देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहाँ पर लिगेंड 4, तो ऑक्टाहेड्रल में 4, तो स्क्वायर प्लेनर में 2 कम 4 का 2 हो गया। यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 है, तो भैया D6 और H2 दैट इज पूरा जब पेयर्ड हो जाएगा तो D8, तो प्लेटिनम इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है, तो D8 से D10, तो सेम कॉन्सेप्ट तो यहाँ भी फॉलो हो रहा है। सेम देखो यहाँ पर लोब्स भी दिखाई दे रहे होंगे, तो ये भी आपके एक दूसरे के पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एग्जांपल के तो समझा रहा हूँ, ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन उठ के आएंगे आपके पेपर में, ज्यादा देखना आपको किसी दिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर MnCO5 CO5, ठीक है, इनके पास अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक ऐसे लोब है और इनके पास भी अगर एक सॉरी ये 5 बोल रहा था, ये जो है आपका 4 है, तो इस कंडीशन में देखो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 5, इसका 4, कोई रिलेशन नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर में, ना तो ये 2 कम हुआ, ठीक है, और नहीं ये सेम 5 का 5 है। अब अच्छी बात क्या है कि इनको ये पैरेलल बोल रहा है, लेकिन पैरेलल क्यों बोल रहा है? चलो एक बार हम इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब काउंट करोगे तो ये MnCO5 भी तो है, तो ये बोलोगे आप 17 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और देखो कोबाल्ट का कितना होता है भाई? कितना होता है? 9। और 9 और यहाँ पर देखो कितने हैं? 8, तो 9 8 17, तो इलेक्ट्रॉन 17 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 17 हैं। तो देखो यहाँ पर ना तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैच किया, ये कहने का मतलब ये है कि 5 से ना तो ये 3 हुआ, ना तो 5 से 5 हुआ, बल्कि ये 5 to 4 हो गया। आइसोलोबल क्यों हो गए? क्योंकि इनके जो लोब्स हैं इस कंडीशन में एक लोब इसके पास होता है, वैसे ही सेम सिमेट्री सेम अप्रोक्सीमेट एनर्जी की एक लोब बॉन्डिंग के लिए इनके पास भी होती है। तो ये एक दूसरे के साथ आइसोलोबल पेयर की तरह काम करते हैं। दैट इज आपको लग भले रहा होगा कि यहाँ पर ये 17 इलेक्ट्रॉन है, ये 17 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये जो है इस कंडीशन में आइसोलोबल है। हाँ, आपको सिखाया ऐसे जाता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना, आपका काम हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या है आपका लोब्स आपके सेम होने चाहिए। नाम ही क्या है? आइसोलोबल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइसोलोबल एनालॉजी, दैट इज लोब सेम होने चाहिए, जिससे वो क्या करे? सेम एज इट इज बॉन्डिंग एक दूसरे के जैसे वो बिहेव करें। तो ये बाद में जो पढ़ रहे हैं वो ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसको आपको थोड़ा सा माइंड में रखना ही है, जो आपके एज अ कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व नहीं होने वाले। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द एनालॉजी। कुछ और भी एप्लीकेशन इसकी पोर्शन है एनालॉजी कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ा करके। इनके एप्लीकेशन पोर्शन जब सिंथेटिक एप्लीकेशन किया गया तो कुछ मॉलिक्यूल कुछ कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज किए गए जो कि इस आइसोलोबल कॉन्सेप्ट को
फॉलो कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको आपको सीधा मेंशन कर देता हूँ। ये Fe अगर आप देख रहे होगे, Fe का आपका जो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, एक फेरोसिन ही तो है ये। लेकिन फेरोसिन में आपको पता होगा कि यहाँ पर सपोज मान लो कि ये क्या होता, CH होता। अरे अगर हम लिखते हैं तो एक्चुअल में यही तो होता है क्या, C5H5 करके लिखते हो क्या? साइक्लोपेंटाडाइनिल को ऐसे ही तो लिखते हो, C5H5। तो बताओ मेरे को कि कार्बन और हाइड्रोजन को अगर मैं बात करूं तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। फास्फोरस के यस सर। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। यस सर। तो देखो ये उसके आइसोलेबल कॉन्सेप्ट को ही लेकर के कि देखो 5 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट जो कि एक CH है, उसको मैं 5 इलेक्ट्रॉन वाले फास्फोरस का आइसोलोबल लेकर के, या कोई भी 15 ग्रुप एलिमेंट जो फास्फोरस जैसे कि नाइट्रोजन हो गया आपका, आर्सेनिक हो गया, उन ग्रुप्स को लेकर के आइसोलोबल मान करके यहाँ पर फास्फोरस को उन्होंने फास्फोरस से CH को रिप्लेस कर दिया और एक नया कंपाउंड सिंथेसाइज कर दिया। समझ आया? तो ये आपका एक P5 कंटेनिंग एक साइक्लिक P5 फास्फोरस, साइक्लिक फास्फोरस कंटेनिंग लिगेंड जो कि C5H5 के जैसे ही आइसोलोबल रिलेशन शो कर रहा था, वैसा वाला एक मेटालोसिन आपको क्या कर दिया गया, सिंथेसाइज कर दिया गया। और इस कॉन्सेप्ट के ये दो एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर भी देखो फास्फोरस को आपका CH फ्रेगमेंट को, जो आपका C5H5 होता है उसके CH फ्रेगमेंट को फास्फोरस से क्या कर दिया, वो रिप्लेस कर दिया। और ये तभी पॉसिबल होता जब आपका कार्बन हाइड्रोजन के जैसे आइसोलोबल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता फास्फोरस। और हम तो ये तो पढ़ के आए हैं कि CH और फास्फोरस जो है एक दूसरे के आइसोलोबल होते हैं। परफेक्ट आइसोलोबल नहीं होते, लेकिन एक दूसरे के आइसोलोबल होंगे। तो ये था आपका एग्जाम्पल। मैं इसको थोड़ा सा अगर क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए करके बाद में आएगा, अभी तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं कब आता है ये। बाकी चलो अगर पढ़ रहे हैं तो आपको कंटेंट में ये तैयार रह करके इसको मैं मेंशन कर दिया। आइसोलेबल फ्रेगमेंट्स, अब ध्यान देना, अगर जनरली हम एक तैयार करें, एक सिनेरियो, एक डेटा तैयार करें, तो सिंपल, तो सबसे सिंपल था कि इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बात करो भैया। किसके टर्म में बात करो? इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेशन तो बात ही नहीं हो रही होगी। यहाँ पर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो है ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स है। ठीक है, इनको ये, इसको मत लेना, ये जो है आपके लिगेंड 4 हैं, इसके 5 हैं, इसके 6 हैं, इसके 7 हैं, इसके 8 हैं। मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर का तो यहाँ पर आपको किस्सा नहीं दिख रहा होगा। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर का जब किस्सा नहीं दिख रहा है, लेकिन इन सभी को वो आइसोलेबल बोल रहा है, तो आइसोलेबल इस टर्म्स में बोल रहा है क्योंकि अगर आपका जो मेटल यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है, तो मेटल अगर यूज हुआ है तो ध्यान देना सभी लिगेंड को मैं बाई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट मार रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर मार रहा हूँ। तो जब मेटल के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज D1 वाला मेटल होगा, तो वो 17 इलेक्ट्रॉन रखेगा। 7 दूनी 14, 14 3 17, D3 मेटल रहेगा। तो वैसे ही 6 दूनी 12, 12 5 17, जब D5 मेटल हो तो जब 17 इलेक्ट्रॉन आपका जब कोई ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है तो वो किसके आइसोलेबल होगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स वाले, दैट इज CH3, 4 और 3 7। जब 16 इलेक्ट्रॉन वाला जो होगा उसको आइसोलेबल माना जाता है CH2 के, और जब 15 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट होगा तो उसको आइसोलेबल माना जाता है CH के। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंट टाइप के
आइसोलेबल फ्रेगमेंट्स। क्या ये सभी एक दूसरे के आइसोलेबल होंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रल हाइड्रोकार्बन्स की। न्यूट्रल हाइड्रोकार्बन्स तो CH4 का कौन होगा, CH3 का कौन होगा, CH2 का कौन होगा, और Cp जहां पर दिया होगा, Cp का मतलब है eta5 C5H5। तो सपोज मानो कि यहाँ पर 4 दूनी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 7 होंगे, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4। तो चलो देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आइसोलेबल जो आपके ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट्स हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो ये सभी 18 को फॉलो कर रहे हैं क्या? तो आप देख रहे होंगे कि यस सर। ये सभी के सभी 18 रख रहे होंगे। समझ आया क्या? अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर को एक बार थोड़ा सा देख लेते, ध्यान देते हैं उसके बारे में कि वो क्या फॉलो हो रहा है। तो 6 के लिए 4, यहाँ भी 6 के लिए 4, तो अच्छी बात है, 2 कम हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर बैलेंस है। यहाँ पर भी 6 के लिए 4, क्यों? क्योंकि Cp को कितना कोऑर्डिनेटेड मानते हैं? 3 कोऑर्डिनेटेड साइड, तो 6 के लिए 4। इसको देखते हैं भाई, तो सभी के सभी आप देख रहे होंगे कि 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होंगे। देखो यहाँ पर C5 को 5 इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 5 और 8 कितने होंगे फिर? अब 10, हाँ अल्टीमेटली 17, ये भी 17 है और ये भी 17 है, 5 दूनी 10 और ये 18, 1 प्लस तो 17। तो सभी के सभी क्या है? 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं। एक बार थोड़ा सा ध्यान दो भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए 3, 5 के लिए 3 और यहाँ भी 3 और 2, 5 के लिए 3। तो ये एक ऐसे एग्जाम्पल का यहाँ पर हम कलेक्शन किए हैं जो मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेशन नंबर और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर दोनों को बैलेंस रख रहा है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या है? परफेक्ट आइसोलेबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ आ रहा है क्या भाई? आप एक बार क्या करना है, इन सभी को चेक करना कि क्या ये सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये इन सब में, ये इन सब में, ये इन सब में। ठीक है, आपका प्रैक्टिस होते जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ एनायनिक पार्ट्स की बात करते हैं। एनायनिक हाइड्रोकार्बन फ्रेगमेंट्स ऑब्टेनिंग बाय लॉस ऑफ H+। ठीक है, H+ रिमूव कर दिया हाइड्रोकार्बन CH4 से, तो एक माइनस वाला बन गया। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 4, 3, 7 और एक माइनस 8, तो इसके पास होगा भाई 7 और इसके पास होगा 6। तो क्यों ना ये चेक करें कि 18 को फॉलो कर रहा है क्या? तो देख रहे होगे 5 दूनी 10 और 8 18। ठीक है, यहाँ भी CO4 बिल्कुल कितना हो रहा होगा? कितना होता है? 4 दूनी 8, 8 9 17 और ये होगा आपको पक्का 16। निकिल 10 और कार्बोनिल का 6, 16। अच्छी बात ये है कि ये भी क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंडीशन को बैलेंस रखे हुए हैं। 5 के लिए 3, 4 के लिए 2 और 3 के लिए 1। ये तो बात हो रही थी किसकी? कार्बन्स की। लेकिन अगर इसको हम बोरान के टर्म में रिप्लेस करें, नाइट्रोजन के टर्म में रिप्लेस करें, ऑक्सीजन के टर्म में रिप्लेस करें, फास्फोरस के टर्म में रिप्लेस करें, तो भी वो एक दूसरे के आइसोलेबल बिहेवियर शो कर सकते हैं। हाँ, दीज आर परफेक्ट आइसोलेबल टू ईच अदर। वैसे ही आप केटायन के बारे में बात कर लेते हैं। टू गेन H+, कोई H+ गेन करता है, या सपोज मान लो कि कोई हाइड्रोकार्बन है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, उसको आइसोलेबल देखते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो यहाँ 6 वाला दिख रहा होगा, देखो ये 6 है, अच्छी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर सैचुरेटेड है। हाँ, 4 दूनी 8 और 1 प्लस है, तो 7 इलेक्ट्रॉन ये है, तो चलो देखते हैं इधर 17 है कि नहीं। तो ये 6 दूनी 12 तो कार्बोनिल का हो गया। वेनेडियम के पास कितना होता है? 5 D3H2 दैट इज, और कंप्लीट पेयरिंग हो जाता है तो सीधा D5 बोल दो। ठीक है, तो 12 5 17। ये भी आपका क्या हो रहा होगा? कितना इलेक्ट्रॉन्स? 6, 4 3 7, 1 प्लस तो 6। ठीक है,
वैसे ही इसमें हो रहा होगा। क्रोमियम के पास कितना होता है भाई 6 और 5 दूनी 10 16। किसका वॉइस ऑन है भाई? माइक ऑफ करो सब, ठीक है। तो यहाँ भी आपका देखो कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपका बैलेंस्ड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस्ड है, जो सबसे पहले हम सीख के आते हैं आइसोलोबल कॉन्सेप्ट में। ये भी आपके एक दूसरे के आइसोलोबल होंगे। तो ये आपको वही बात हो गई। अब आप कैसे चेक करते हैं, क्या करते हैं, इन सभी एग्जाम्पल्स को आप क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं एक बार कि कैसे ये सही में फॉलो कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को कि नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो देखो भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछा है। अच्छी बात क्या है, अभी तक बढ़िया सिंपल पूछा है। कई बार तो ऑप्शन काट के बन जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ये दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। वो पूछा है आइसोलोबल, बताओ कि कौन से वो जो है और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं वो आइसोलोबल है CH2 के, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि इसके लिए अगर आइसोलोबल निकालते रह जाएंगे तो फिर तो निकालते ही रह जाएंगे। पहले ये देख लो कि इनमें से कौन जो है CH2 का आइसोलोबल है। तो इधर से चलो आप CH2 निकालो, किसके लिए CH2 निकलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर पहला वाला देखते हैं। पहला वाला बताओ CP के लिए कितना होगा भाई, 3 कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा मेजॉरिटी देते हो आप लोग, तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। चलो 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, ठीक है। और आपके क्रोमियम से कितने हो गए भाई 6, और आपके कार्बोनिल से 4, तो कितने हुए 15। 15। एक बार चेक तो कर लो भला इधर कितने हैं 6। अरे कौन कौन है जहां पर ए ऑप्शन है, यहाँ ए ऑप्शन है, निपटाओ इसको, निपटाओ, ठीक है। अब बात करते हैं बी की। तो अच्छी बात क्या है, अरे बी तो यहाँ भी है, बी तो यहाँ भी है, तो कौन है भैया जो बी को चेक करेगा। समझ आ रहा है। और बताऊं, सी यहाँ है, सी यहाँ है, सी यहाँ भी है, कौन यहाँ पर टाइम वेस्ट करेगा सी को कैलकुलेट करने के लिए। अरे सीधा वहां देखो कि इनमें वेरिएशन है, इसमें ई ऑप्शन है, इसमें डी ऑप्शन है। भैया चेक आप सबको कर सकते हैं, मैं आपको एग्जाम में कैसे अप्रोच लगाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ ताकि आपका समय बचे, ठीक है। बताओ ना, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तुमको पूछा 4 नंबर में है, तो वो तुमको कहीं ना कहीं वो थोड़ा आपका टाइम को क्या कर रहा था, वो इन्वेस्ट करा रहा था कि कौन जो है यहाँ पर इजी क्वेश्चन है करके उसको 10 मिनट में बनाता है। गलती मत हो जाए, 4 नंबर का सवाल है। अब बताओ, चलो हम डी और ई में देखते हैं। तो डी का बताओ, क्रोमियम का कितना है भाई 6 इलेक्ट्रॉन, 6, और क्रोमियम इसका कितना है 8। कितने हुए 14। 14। चलो ये भी बात हो गई। अब इसका देखो तो 16 ही आएगा इसका, कितना 16। ये हो गए आपके 4 दूनी 8, और इसके हो गए 8, और 8 8 कितने हो गए 16। अरे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि 16 से 6 थोड़ा सा ठीक जा रहा है, समझ आया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 2 गया, अरे ये भी थोड़ा मैच कर रहा है। अब क्यों ना हमको जब लग रहा है कि ई ऑप्शन वाला सही है, समझ आ रहा है, तो क्यों ना एक बार चेक कर लिया जाए बी और सी को। तो बी को देखिए कितना होता है भाई कॉपर का 11, और सीपी का
5 कितना 16। 16। अब कोई बोलेगा सर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 3 है और इसका 2, यहाँ ये मैच नहीं कर रहे हैं, तो भैया क्या करें? क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में पूछ रहे हैं तो क्योंकि हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि डी भी तो फॉलो नहीं किया और डी फॉलो किया तो डी वाले को काट दूंगा मैं। समझ आया? अब चलो एक बार चेक करते हैं निखिल वाले का क्या क्या किस्सा है। तो निखिल वाले का किस्सा है, निखिल बोलता है कि मैं तो कितना देता हूँ भाई? 10। ठीक है। अब अगर आप बात करो +4 तो ये कितना हो गया? 14। समझ आया? अब आधे लोगों का दिमाग चकरा गया होगा। ठीक है, जैसे भावना पूछ रही थी इस क्वेश्चन को। अब हम क्या करें कि यहाँ पर ये जो है ई और बी जो है मोर प्रोमिनेंट इसके ऑप्शंस थे और ई और बी जो है इसी ऑप्शन में है, तो आधे लोग तो ई और बी को लेकर के इसको सॉल्व कर गए होंगे। क्यों? क्योंकि भैया सी तो यहाँ भी है, सी तो यहाँ भी है, सी यहाँ भी है। तो कई लोगों को ऐसे लगा होगा कि क्यों ना यहाँ पर सी जो है, समझ रहे हो ना, वो आंसर ही होगा, हम भले नहीं निकाल पा रहे हैं। तो एक बार हम ऐसे चलें क्या, इसको बाहर लाते हैं भाई, हमको चेक करने में क्या जाता है। CO2 और इसको पकड़ के लाता हूं मैं किसको, FeCO4, इसको मानो ऑक्टाहेड्रल का फ्रेगमेंट और इसको मानो स्क्वायर प्लेनर का फ्रेगमेंट। अब बताओ मेरे को कि इसके पास लिगेंड तो 2 कम है, इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इसके पास कितना है, D8। अरे ठीक है, और इसके पास कितना है, कितना है भाई? अरे जल्दी बोलो। D10। अरे D10। यस सर। अब बताओ मेरे को, क्या ये फार्मूला, क्या ये कॉन्सेप्ट dx +2 और ml(n) और ml(n-2), तो मैं पता है अभी तक क्या सोच रहा था, मैं ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया होगा ये सोच रहा था, लेकिन देखो ये कॉन्सेप्ट तो 2017 से CSIR के एग्जामिनर के पास घूमना चालू हो गया है, और जब ये घूमना चालू हो गया है तो ऑब्वियसली आगे वाले एक्सटेंशन से भी क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छी बात क्या है, तुम बच क्यों गए? क्योंकि ये जो बी और ई वाले ऑप्शन है तुमसे सॉल्व हो गए। अगर यहाँ पर सिर्फ सी वाला को अगर और थोड़ा सा घुमा देता तो फिर दिक्कत हो जाती, कहीं किसी ऑप्शन में ना यहाँ पर भी बी और ई दे देता, अब इसमें जो है आपका एक में डी देता और एक में सी देता, अरे तो इसको चुनूं कि इसको चुनूं? समझ आया क्या? इसीलिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। अच्छी बात थी कि दूसरे ऑप्शन को काट करके ये सॉल्व हो जाता। समझ आया भाई? अरे ठीक है, यस सर। ठीक। तो सर इसको सी वाला ऑप्शन पर कौन करेंगे? क्या चीज? सी वाला ऑप्शन नीचे सर सी वाला ऑप्शन क्या हाँ करूं? सर निखिल जैसे निखिल का पर तो क्या करूं इसको, क्या बोल रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। काउंट करना सर, इलेक्ट्रॉन काउंट करना है उसका। इलेक्ट्रॉन काउंट करना 16 नहीं आ रहा आना है? चाहिए ना सर। हाँ सर, अरे इसके पास निखिल का जैसे 8 को D8 होता है और S2 होता है। अरे होगा। यस सर। तो जब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग हो जाता है।
तो ये जो s ऑर्बिटल है d ऑर्बिटल में पेयर कर जाते हैं, इसीलिए जो क्या हो जाता है d10। इसीलिए तो जब स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स होता है तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, इनर d यूज होता है। यस सर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसके लिए मैं D8 लिया क्योंकि कार्बोनिल के कारण पेयरिंग हो गया, और यहाँ पर निकिल का D10 लिया। समझ आया भाई? आगे बढ़ूं? यस सर। तो चलो ये क्वेश्चन आप मेरे Yes, लिए sir. बनाओ तुरंत। According to the isolable analogy, the right set of fragment that might replace COCO3 in CO4 CO12। सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन। अब भैया अब हम जानते कहाँ Second हैं one. जानते कहाँ है कि तुम्हारा स्ट्रक्चर अभी ऐसे होता है। पढ़ क्या है भाई, क्लस्टर से पढ़े होगे, जिसको याद होगा तो होगा कि CO4 CO12 किस टाइप का क्लस्टर बनाता है, कितने मेटल मेटल बॉन्ड्स होते हैं, कितने टर्मिनल लिगेंड होते हैं, कितने ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, अरे लेकिन हमको रिप्लेस किसको करने बोल रहा है, COCO3। तो COCO3 को पकड़ो ना भाई। COCO3 को जब पकड़ोगे तो कोबाल्ट में कितना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 9। और आपके जो CO के कारण 6, तो कितने होंगे, 15। और देखो रे 15 के लिए कौन 5 देता है इलेक्ट्रॉन, तो CH तो 5 देगा, अच्छी बात है। BH तो 4 देगा भाई, सवाल ही नहीं उठता। एक 5 वाला है, एक 4 वाला है, सवाल ही नहीं उठता, ऑप्शन कट गया। ठीक है, समझ आ रहा है? आधे लोग तो ऑप्शन काट के बना देते। देखो BH 4 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन, सवाल ही नहीं उठता। सिलिकॉन कितना, कार्बन फैमिली का 4, और एक CH3 दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन, और इधर से ले लो। CH3 का मतलब ही क्या है, एक हाइड्रोजन ही तो है, ये SiH ही तो है। समझ आ रहा है? H को CH3 रिप्लेस कर दिया, तो अल्टीमेटली ये क्या है, 4 और 1 5, और इसके पास कितने हैं, 6, सवाल ही नहीं उठता। अरे ऑप्शन नंबर 2, चलो एक बार ट्राई करते हैं। 15 के लिए 5, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। CH कार्बन का 4, एक हाइड्रोजन का 5। इसके लिए चेक करो भैया, निकिल के लिए कितना होता है, D10 10 होगा, और ईटा 5 के लिए 5 15। समझ आया क्या? तो यही एक ऐसा फ्रेगमेंट है जिसमें सभी आइसोलोबल कॉन्सेप्ट जो हैं फॉलो हो रहे हैं। आधे लोग तो इन लोग खुद अपने ही ऑप्शंस में ही कर जा रहे हैं। समझ आया? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन की। बहुत लोग जो है यहाँ पर लेफ्ट भी कर गए, कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क का इशू आता होगा, लंबा क्लास है। मेन चीज तो अभी आ रहा है, ठीक है। हाँ भाई बताओ, एक्सरसाइज सॉल्यूशन में एक मैं सॉल्व कर दूंगा, बाकी आप करेंगे। तो बताओ, हमको ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट इसका आइडेंटिफाई करना है। पहले वाले का कैसे करेंगे, सेकेंड वाले कैसे करेंगे, थर्ड वाले कैसे करेंगे। देखो, हमको जब तक ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि एक जो ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स है एक ही जो है आपके इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स के साथ आइसोलोबल होगा, या एक इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स एक ही ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट के साथ आइसोलोबल होगा। तो ऑप्शन में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। हाँ, हमको क्या करना है, सबसे पहले हम कार्बन के टर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप बताओ क्या करते हैं, एक निकिल के जगह में एक कार्बन तो रखेंगे। अब बताओ सेकेंड स्टेप क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को बैलेंस करते हैं। 3 से कितना जाएंगे, 1 तो 3 से जाएंगे अपन 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बैलेंस होगा। क्यों हो गया, क्योंकि जब कुछ दिया नहीं है तो हम आइडियल किसको मानेंगे, 6 को मान करके उसके लिए स्टैंडर्ड 4 CH4, तो 3 के लिए कितना लेंगे, एक कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने की। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 और 5 15।
तो यहाँ पर देखो 15 के लिए कितने होने चाहिए 5, कार्बन का 4 और हाइड्रोजन का 5। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज आइसोलोबल विथ CH। समझ आया क्या? अब सिर्फ CH ना दिया हो, ऑप्शन में और कुछ दिया हो तो बताओ, इसको अगर मैं बोरान के टर्म में रिप्लेस करूं तो ये BH2 हो जाएगा क्या? अरे फास्फोरस के टर्म में यूज वो करूं, फास्फोरस के टर्म में रिप्लेस करूं तो ये सिर्फ फास्फोरस हो जाएगा क्या? 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। समझ आ रहा है? सेकंड का क्या होगा? तो चलो भाई देखते हैं। क्रोमियम है, क्रोमियम एक मेटल के लिए कार्बन लेते हैं पहले। अब देखते हैं कि अरे कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो ईटा 6 के लिए जो बेंजीन होता है उसके लिए 3 कोऑर्डिनेशन नंबर और 2 कार्बोनिल तो 5। तो 5 के लिए हमको कितना लेना पड़ेगा? 3। तो CH3 करो। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो। क्रोमियम का 6, 6 और 6 12, 12 और 4 कितने? 16। तो 16 के लिए कितने होने चाहिए? 6 है। कितने कितने हैं यहाँ पर? 7। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? 1 प्लस चार्ज। तो ये जो है एक दूसरे के परफेक्ट आइसोलोबल है। अब अगर हमको ऑप्शन में ये नहीं मिला तो ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है, और वो क्या हो सकते हैं? कार्बन के जगह में क्या हुआ? नाइट्रोजन। तो 1 प्लस कम हो जाएगा, NH3। कितने इलेक्ट्रॉन्स? सॉरी एक बार वो करते हैं, ठीक है, ये उल्टा हो गया। अगर इधर बोरान होता तो क्या होता? ठीक है, रिप्लेस करो हाइड्रोजन के साथ। कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे? 16। तो BH3। क्योंकि नाइट्रोजन जब रखोगे तो ये N हो गया, और ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रखना चाहते हो तो 3 रखो, तो NH3। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर? कितने हो गए भाई? अरे नाइट्रोजन के लिए कितने रहते हो? 5, और 5 और 3 8। तो 8 में 6 करना है तो कितने चार्ज लग जाएंगे? +2। अब कितने हैं इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रहा है क्या? तो देखो इसमें चार्ज वेरी कर रहे हैं लेकिन सभी में कोऑर्डिनेशन नंबर और इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये सभी एक दूसरे के क्या हैं? परफेक्ट आइसोलोबल। हाँ, अब मेरे को ये चार्ज पसंद नहीं आ रहा है तो चल ना भैया 2 हाइड्रोजन को निकाल दो यार, NH बस रख लो। अब भी तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। तो ये परफेक्ट आइसोलोबल नहीं है। हाँ, लेकिन ये आइसोलोबल है। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सॉल्व हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, आगे बढ़ूं? हाँ सर। चलो अब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। मिसलर एंड टाल के और प्रॉब्लम्स हैं आपको 5th जो आपकी एडिशन का बुक है उसका 15.2 आपके जो प्रॉब्लम सीट है उसमें मिल जाएगा। इसमें हमको ये पूछा है कि प्रपोज ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट दैट आर आइसोलोबल विथ TCCO5 ReCO4-। तो आई थिंक ये सभी चीजें आप क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, ध्यान ये रखना है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया है। जैसे कि TC के लिए क्या करोगे आप? कार्बन। ठीक है, और कार्बन जब करेंगे तो बताओ यहाँ पर 5 के लिए कितना करना पड़ेगा आपको? 3। कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई? मैग्नीज वाला ही ग्रुप का तो है 17, 4 3 7। समझ आया? आइसोलोबल टू CH3। तो क्या मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दूं इसका, आप सॉल्व कर लेंगे? ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इनको आपको सॉल्व करना है। जैसे कि इसके जो सॉल्यूशन है उसको मैं यहाँ पर दिखाया हूँ। एक बार आपको रफली मैं यहाँ पर डिस्कस भी कर सकता हूँ। चलो हम एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो ये सेकंड जो है RE वाला, तो मनता करे रिनियम वाला ही था,
अरे भैया 4 से 2 गया क्या? अच्छी बात है, देखो 4 से 2 गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर पहला निकाले थे वो सही है क्या? बिल्कुल सही है। तो देखो 4 से 2 गया कोऑर्डिनेशन नंबर, तो अच्छा है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहाँ पर 7, 7 और 8 कितने होते हैं? 15, 15 और 1 16, तो 16 के लिए 6, ऑब्वियसली कार्बन का 4 और हाइड्रोजन का 2, 6। ठीक है। कोबाल्ट कितना होता है भाई? 9, 9 CN5 1 माइनस साइनाइड के ऊपर तो +5 और 3 माइनस है तो +3, कितना हो गया? 17। 17 तो 17 के लिए कौन बताएगा भैया? 5 के लिए 3 और 17 के लिए 1 कार्बन का 4 और 3 हाइड्रोजन का 3, 7। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो ये तो और सिंपल है, क्योंकि हम तो ये CP और C6 वाला पढ़ के आए हैं। तो पीछे अब इसमें देखे होंगे एग्जांपल में, यहाँ पर 𝜂6 लिखा होगा। ठीक है। और कुछ ना दिया हो तो आपको हायर हेप्टिसिटी में ही लेना है। तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें तो भैया 3 इसके लिए 6, तो 6 के लिए कितना होना चाहिए? 4, तो 4 तो है। और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 8 इसके पास, आयरन के पास, 5 इलेक्ट्रॉन CP के कारण, 6 इलेक्ट्रॉन बेंजीन के कारण और 1 माइनस इलेक्ट्रॉन इस प्लस चार्ज के कारण। तो कितना हो गया? 8 और 6 कितना 18 होते हैं? बिल्कुल 8 और 6 14, 14 और 5 19 और 1 घटा दो तो 18। तो ऑब्वियसली 18 यहाँ से 8 होना चाहिए। तो अरे ध्यान कुछ नहीं देना है आपको, सिर्फ उसको क्या करना है? बैलेंस कर दो। मजेदार कौन है? मजेदार तो ये है। अरे समझ आया? कैसे इसको Yes, ये sir. कैसे इसको ये ले लिया भैया? ठीक है। तो क्यों ना हम ऐसे जुगाड़ बनाए इसका। कैसा जुगाड़? तोड़ लेते हैं हम पहले। तोड़ लेते हैं। OS और CO Tonil 4 4 कर लो और बाहर में क्या कर लो? ट्वाइस। अब बताओ, अब इसका जुगाड़ लगाते हैं कि तुम किसके आइसोलोबल हो। तो भैया 4 के लिए 2, अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो फिर उठा ओसामा वाला तो है, 8 तो यहाँ हो गए, 8 यहाँ हो गए, 16। तो 16 दैट इज कितने होने चाहिए भाई? 6। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाऊंगा 2 तो तुम तो यही हो, क्या हो? CH2 ट्वाइस। अब CH2 ट्वाइस है तो यहाँ पर ये कैसे जुड़ा होगा एक दूसरे से? ऑब्वियसली इनकी वैलेंसी जब ये डबल बॉन्डेड जुड़े होंगे तब वहां पर क्या होगा? ये इस तरह के आइसोलोबल एनोलॉजी को ये फॉलो करेंगे। समझ आया क्या? अब मैं Yes, बताऊं, sir. अब मैं इस आइसोलोबल कॉन्सेप्ट से फटाक से ये बता दूंगा कि यहाँ पर ऑस्मियम के बीच 2 मेटल मेटल बॉन्ड क्या है? 2 मेटल मेटल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि एक ऑस्मियम का आइसोलोबी अगर CH2 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर OS और OS के बीच 2 डबल बॉन्ड, आई मीन डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होगा। क्लियर है? Yes, sir. ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैसे ही आपके जो है यहाँ पर क्वेश्चन है, दिक्कत यहाँ ये है कि आपको पूछ रहा है कि ये ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट किसके साथ आइसोलोबल होंगे। तो जब ऐसा हो तो आपको इसके लिए ऑप्शंस की जरूरत पड़ जाती है कि हम कैसे इनको कौन सा मेटल लें। अब ऐसा थोड़ी है, हमको पता था भाई कि मेटल पे हमको कार्बन लेना है, इसलिए हम उसको कार्बन के टर्म में पहले चेंज कर देते थे। लेकिन कार्बन के लिए कौन मेटल लेना है ऐसा कहाँ पर हम पढ़े हैं? तो इसके लिए आपको ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी। हाँ, आप जो ऑप्शंस देगा उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इनको क्या करेंगे?
सॉल्व करेंगे, जो कि हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे थे, उसमें हम यही काम तो किए थे। तो देखो इसका मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। ये जो CH3 है, CH3 को आइसोलोबल बोला है इसके, तो चेक करते हैं। 𝜃6 और 2 TPS3, 5 कोऑर्डिनेशन, तो 5 के लिए 3 है क्या? अरे है भाई। यस सर। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 4 3 7 है, क्या इधर 17 हो रहा है। मैग्नीज का 7 और 6 इधर का, 4 इधर का, 10 17, अच्छी बात है। तो इसका आइसोलोबल ये होगा। तो अरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको क्या करने में, फाइंड आउट करने में। क्लियर है? सर ये वाले ऑप्शन वहाँ पे दिए हुए हैं, क्या चीज? ये ऑप्शन क्वेश्चन में है, तो इसमें से फाइंड आउट करना है अपने को। देखो एक्चुअली क्या है, मैं इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ आपको कि ये इसका आइसोलोबल है। हाँ, इसके अलावा अरे भैया यहाँ पर क्या बिगड़ जाएगा, ये एमएन के जगह में टीसी कर दिया तो। यस सर। ठीक है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना है जब ऐसा चले तो। हाँ, लेकिन अगर ऐसा दिया है तो ऐसे में ऐसे करने में आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको पता है कि कार्बन में पहले हमको क्या करना है, चेंज करना है। लेकिन कार्बन के लिए कौन सा मेटल लेना है ऐसा कोई डिसाइड नहीं है ना। यस सर। ठीक, चलो। तो और ये और बाकी जो क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशन है, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और अगर कोई सॉल्व नहीं होते तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट लेकर के भेज सकते हैं, हम उसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं तुमको ये बताऊं कि एथाइल CH2 डबल बॉन्ड CH2, अभी इसी को तो सॉल्व कर रहे थे क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2 लाए थे क्या, यस सर अभी OH2CO4 का। ठीक है, तो अब तो 8 था सर। हाँ, तो अब आसान हो गया होगा। तो क्यों ना P4 है, तो P4 को ट्राई करें इस कॉन्सेप्ट में। अरे भैया पहले कन्वर्ट करके देखते हैं, पहले कन्वर्ट करके देखते हैं किसमें, कार्बन में। और जब कार्बन में कन्वर्ट करेंगे तो एक फास्फोरस की जगह CH आएगा क्या? यस सर। अब 4 हो तुम तो क्यों ना इधर 4 ले लें। अब अगर ऐसा अगर हो गया तो अब हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि CH के जगह में अगर कोई एकदम परफेक्ट आइसोलोबल बनना चाहे तो भैया 2 कोऑर्डिनेशन नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, मतलब 3 वाला कोई आएगा, समझ आ रहा है क्या? और कितने इलेक्ट्रॉन्स वाला आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स वाला आएगा। चलो देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो देखो ये जो P4 था, इसके लिए मैं क्या बोला आपको कि ये CH4 कर लो, और CH4 कर लो तो यहाँ पर देखो इस CH के बराबर ये IrCO3 होगा क्या? तो देख लीजिए इस एक के लिए 3 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला आ गया, तो 2 बढ़ है क्या? बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो ये कोबाल्ट वाले ग्रुप का है क्या? 9 होगा क्या? और 9 और 3 यस सर। दूनी 6 इज इक्वल टू 15 होगा क्या? तो 15 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5। तो IrCO3 4, यही तो होगा आपका क्या, P4। अब मैं बताऊं आपको P4 का स्ट्रक्चर आप जानते हो क्या? अरे क्या क्या, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, दुनिया भर को बोलते हैं, यस जानते होगे भाई। कितने मेटल मेटल बॉन्ड, 6 6 6। अरे
जब हम मेटल क्लस्टर पढ़ रहे थे तो भैया IR का मैं तुमको एक कॉम्प्लेक्स दिखाया था, IR4CO12, याद है क्या किसी को? जब मैं टेट्रा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहा था यस सर। तो IR4CO12 इसका स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे ही दिखाया था। ये सभी 3 कार्बन से ऐसे जुड़े हुए थे। अरे जुड़े थे क्या? तो एक IrCO3 का आइसोलोबल कौन होता है? फास्फोरस। देख लो, जहां जहां IR है ना, आइसोलोबल कॉन्सेप्ट होने के कारण सेम उन पोजीशंस को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। और अभी बताओ, कुछ टाइम जब मैं तुमको एथाइन को पढ़ा रहा था तो वहां पर मैं OS2 समझा रहा था क्या? OS2CO8, ये 4 CO और ये 4 CO, और बताया था क्या उस कॉम्प्लेक्स में ऑस्मियम फिर डबल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो आइसोलोबल है वो दोनों एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड में जुड़े होंगे। अरे क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझ आ रहा है सबको? सर एक तो देखिए, अब यह हम जब रिप्लेस करते तो इसके ऑस्मियम के लिए हम ये निकाले थे, तो यहाँ पर देखो इसको इस क्वेश्चन में उसका ऑप्शन क्या बनाया है? Fe वाले को। तो हमको ये नहीं पता कि कार्बन के लिए कौन से मेटल को लेना है, लेकिन हाँ मेटल के लिए क्या लेना है ये हमको पता है। तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चलना है, ठीक है। हाँ, अच्छी बात क्या है कि जब ये फास्फोरस P4 लेगा ना तो वहां पर वो IR के जगह में ना कोबाल्ट और रोडियम नहीं लेगा। और क्यों नहीं लेगा? क्यों नहीं लेगा भाई? क्योंकि हाँ, वहां पर जब वो क्या बनता है, RH4CO12 या फिर CO4CO12 बनता है तो वहां पर नंबर ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड और ये फिर जो क्या बोलते हैं टर्मिनल लिगेंड, उसमें चेंजेस आ जाती है, उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है? वैसे ही आप क्या करना, C4H8 इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करना, इसके आइसोलोबल होगा कि नहीं। करोगे क्या? अरे बांट क्यों नहीं देते? यस सर। बांट क्यों नहीं देते इसको? CH2 और इधर 4 कर दो। अरे हो तो गया C4H8। अब इसको देख लो भाई, देख लो, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना? 8 और 8 16। इतना आसान है रे। समझ आया क्या? ए सेट के लिए क्या करोगे? अरे सल्फर को पहले कार्बन में कन्वर्ट कर लो, हैं? कार्बन में कन्वर्ट करोगे तो ऑक्सीजन के लिए भैया CH2 आएगा, सल्फर के लिए भी CH2 आएगा। ऑक्सीजन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते, सॉरी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है, तो उसके लिए कार्बन के टर्म में CH2, और CH2 करते ही अरे कितना टाइम लगेगा, इसको पहले CH2 में कन्वर्ट कर लो और CH2 करके इसको 8 कर लो, ठीक है। अब ये देख लो, 2 हाइड्रोजन के लिए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कार्बोनिल, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 2 6, तो 8 8 16। कितना टाइम लगता है भाई? समझ आया? तो अब ऐसा लग रहा है क्या कि ऐसा कोई क्वेश्चन बच गया आइसोलोबल कॉन्सेप्ट में जो तुमसे सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। तो श्योरली मैं बोल सकता हूँ कि आपका अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो 4 से 6 नंबर आप यहाँ से बिल्कुल 100% यहाँ से अगर गेन कर सकते हैं, अगर आप कोई जबरदस्ती का कंफ्यूजन या फिर मिस कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई नहीं करते। इजी कॉन्सेप्ट है, सही तरीके से अगर सही वे में आप चलेंगे तो एक बहुत आसानी से यहाँ से स्कोर करने का मौका मिलता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं। क्लियर है? सो ये बात हुई आपकी कंप्लीट आइसोलोबल कॉन्सेप्ट्स की। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
Thank you for watching.